हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्वयं अकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखते हैं, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। ठीक है, क्या बता रहा है? परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना समायोजन कहलाता है। ठीक है, जिससे कि अपनी आवश्यकताओं को हम पूरी कर सकें। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में मानव द्वारा, ठीक है, अपने आप को उस परिस्थिति के अनुकूल, ठीक है, उस परिस्थिति के अनुकूल जिस जिस परिस्थिति में वो है, ठीक, उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेना, जिससे कि उसको जीवित रहने में कोई दिक्कत ना हो और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। माना कि हमें कहीं ट्रेन से जाना है। ठीक है, ट्रेन में अक्सर भीड़ रहती है, जानते ही हैं। कहीं ट्रेन पर जाना है, ठीक, और आपने टिकट तो करवाया, लेकिन क्या हुआ? कंफर्म नहीं हुआ, सीट आपकी कंफर्म नहीं हुई। तो आपको जाना है काफ़ी दूर। ठीक है, तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? आप ट्रेन में पहुंचेंगे, ठीक, वहां पर सीट ना होने की वजह से, मतलब आपका कंफर्म नहीं हुआ है और वहां पर सीटें हैं, लेकिन जिसकी हैं वो अपनी सीट पर बैठा हुआ है। वहां पर हम किसी व्यक्ति से अगर कहते हैं कि प्लीज़ थोड़ा शिफ्ट हो जाइए और हमको उसमें एडजस्ट कर लीजिए, मतलब थोड़ा बैठने के लिए जगह दे दीजिए, तो इसको हम क्या कहते हैं? मतलब जगह दे दीजिए, मतलब इसी को हम क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट। मतलब हम अपने आप को समायोजित कर लिए उसी सीट में और अपना सफ़र बैठकर पूरा कर लेंगे। ठीक, और हमारी क्या हुई इससे? हमारी यात्रा भी पूरी होगी, मतलब कि हमारी आवश्यकता पूरी हो गई। ठीक, कैसे? हमने उससे एक उस अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। ठीक, हमारा कार्य हो गया। ठीक, इसको क्या कहते हैं हम? समायोजन। मतलब हम किसी दूसरे की सीट पर बैठकर अपना कार्य पूरा कर लिया, मतलब अपनी यात्रा पूरा कर लिए। मतलब परिस्थिति क्या थी? सीट नहीं थी, ठीक है, लेकिन उसमें हमने अपने अनुकूल उस परिस्थिति को बना लिया। मतलब हमने किसी दूसरे से कहा कि थोड़ा सा सीट पे अपनी हमको बैठा लो। ठीक, मतलब कि सीट कम होते हुए भी हम अपने लिए जगह ढूंढ लिए बैठने की, तो इसको हम क्या कहते हैं? समायोजन। मतलब सीट ना होने पर भी हमने अपने लिए जगह ढूंढ ली और अपनी यात्रा हमने पूरी कर ली, तो इसको क्या कहते हैं हम? एडजस्टमेंट, समायोजन। ठीक, व्यक्ति का स्थायी समायोजन प्रकृति, जीवन और पर्यावरण के साथ होता है। ठीक है, व्यक्ति का जो स्थायी समायोजन होता है वो किसके साथ होता है? प्रकृति, नंबर एक प्रकृति, और दूसरा जीवन और पर्यावरण। इसको आइए समझते हैं। प्रकृति के साथ क्या होता है? प्रकृति में जितनी सारी चीजें जिस फॉर्म में हमें दी हुई हैं, ठीक है, हम उसी फॉर्म में उसको एक्सेप्ट करते हैं, यूज करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन हमें कैसे मिलती है? हवा से। ठीक है, हम उसको ऐसा तो है नहीं कि भगवान से ये थोड़ी ना कहते हैं, प्रकृति से ये थोड़ी ना कहते हैं कि हमको सिलेंडर में लेके आओ, हमारे मुंह में पाइप लगा के डालो, नहीं कहते हैं। जिस स्थिति में ऑक्सीजन है हम उसी स्थिति में अपने लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रकृति के साथ हमारा स्थायी समायोजन है। मतलब जैसे जैसा पानी है, जैसी हवा है, ठीक है, और जैसा वातावरण है, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, उसके साथ हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ठीक, तो प्रकृति के साथ हमारा स्थायी समायोजन है। फिर दूसरा क्या है? जीवन के साथ। अब जीवन हमारा जिस तरह से भी चलेगा, हम उस तरह से अपने आप को ढालेंगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हमारा जीवन, मतलब हम अगर बीमार हुए तो ऐसा तो है नहीं कि हम बिना दवा लाए, वो अगर मतलब बीमार हो गए तो उसको बदल दो, दूसरा ले लो, ऐसा तो है नहीं। फिर क्या है? पर्यावरण के साथ। पर्यावरण में जो भी चीजें, पेड़ पौधे, पानी, ये जितनी भी चीजें, हवा वायु, जो भी कुछ है, जिस तरह से अवेलेबल है वातावरण में, ठीक है, उसी तरह से हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप को उसके अनुकूल ढालते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमारे अनुकूल मतलब कि अपना नेचर परिवर्तित करता है, हम उसके अनुकूल होकर और उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है व्यक्ति, व्यक्ति मतलब हम, ठीक है, व्यक्ति मतलब हम या कोई भी जीव जंतु, ठीक है, वो प्रकृति और जीवन और पर्यावरण के साथ स्थायी रूप से समायोजित रहता है। ठीक है, इसकी परिभाषाएं कुछ हैं। स्किनर ने क्या कहा? स्किनर के अनुसार समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। मतलब स्किनर के अनुसार समायोजन जो है, एडजस्टमेंट इज एक अधिगम प्रक्रिया है। ठीक है, इसको कैसे हम समझते हैं? माना कि हमको, अधिगम मतलब कि सीखना, ठीक है, तो सीखने की एक प्रक्रिया है स्किनर के अनुसार। जैसे कि ठंडी के बाद वसंत ऋतु आएगी, ये हमको पता है, ये हमने सीख लिया। ठीक है, तो ये हम लगातार सीखते जाएंगे, हमको ये लगातार ये चीज देखने को मिलेगी कि ठंडी के बाद क्या आएगी? बसंत आएगी, बसंत के बाद गर्मी आएगी, फिर बरसात आएगी, फिर ठंडी आएगी। ठीक है,
तो हम लगातार इससे जुड़े हुए हैं, लगातार इसमें सीख रहे हैं, ठीक है। फिर गेट्स ने क्या कहा, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जिससे प्राणी अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, ठीक है। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब आज हमने माना कि बच्चा क्या है, कक्षा 1 में एडमिशन करा है, ठीक। तो कक्षा 1 में जब पहुंचता है तो उसको क्या मिलता है, नया वातावरण, नए बच्चे मिलते हैं, हर तरह के बच्चे मिलते हैं, नया टीचर मिलता है, कई प्रकार के टीचर होते हैं, ठीक। नई किताबें होती हैं, नया सिलेबस होता है। तो कक्षा 1 में क्या हुआ, उसने कक्षा 1 के अनुसार अपने आप को ढाला। फिर जब कक्षा 2 में पहुंचा जुलाई में, ठीक है, कक्षा 2 में जब नए साल में पहुंचता है तो फिर नई किताबें, नए छात्र, नए टीचर, नया सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके अनुसार अपने आप को ढालता है, ठीक। फिर 3 में पहुंचा, नया सब्जेक्ट, नई टीचर, ठीक है, नए स्टूडेंट, उनके साथ अपने आप को ढालता है, ठीक। या फिर ठंडी आई, ठंडी के बाद बसंत ऋतु आई, हमने उसके अनुसार अपने आप को ढाल लिया, ठीक। फिर गर्मी आई, फिर बरसात आई। गेट्स के अनुसार क्या, गेट्स ने कहा समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, मतलब हम हमेशा अपने आप को समायोजित करते रहते हैं। माना आज हम ट्रेन से गए, वहां पर हमने अपने आप को एडजस्ट किया, फिर क्या हुआ, कल सिटी बस में गए, वहां पे हमको सीट नहीं मिली तो हमने वहां पर अपने आप को एडजस्ट किया, वहां पे अपने आप को हमने कहीं से सीट की व्यवस्था की और हम बैठकर यात्रा किए, ठीक। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। फिर जिससे प्राणी अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, मतलब मैंने क्या कहा था, व्यवहार में अपने आप को परिवर्तित करता है, ठीक। जैसे कि ठंडी आई तो ठंडी के अनुसार अपने आप को ढाला, फिर गर्मी आई तो गर्मी के अनुसार अपने आप को ढाला, ठीक। और वह अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध बनाता है, मतलब ठंडी आई तो ठंडी के अनुसार अपने आप को संतुलित कर लिया, ठीक है। फिर गर्मी आई तो गर्मी के अनुसार अपने आप को संतुलित कर लिया, ठीक। तो गेट्स के अनुसार यही है कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, हम डेली अपने आप को समायोजित करते हैं, निरंतर, लगातार, ठीक। फिर एक होता है कुसमायोजन, मतलब व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं को पूर्त नहीं कर पाता, ठीक। जैसे कि वातावरण जिस तरह का दिया हुआ है, ठीक है, माना कि ठंडी आई, ठंडी के अनुसार अपने आप को उसने ढाल नहीं पाया, ठीक। फिर गर्मी आई, गर्मी के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाया और वो बीमार हो गया, ठीक। इसको क्या कहते हैं हम, कुसमायोजन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, माना कि इस समय नौकरी लेने के लिए हमें वेल क्वालिफाइड होना चाहिए और नई तकनीक के साथ हमें जुड़े होना चाहिए, ठीक। अगर हम वेल क्वालिफाइड हैं, हमको बहुत ज़्यादा किताबी नॉलेज है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब कि टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है। जैसे कि माना कि कहीं पर क्लर्क का एक फॉर्म निकलता है तो उसमें क्या कहते हैं, वेल क्वालिफाइड, मतलब कि क्लास 12th पास होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, CCC होना चाहिए, 30 वर्ड टाइपिंग होने चाहिए। तो मतलब इतना कुछ अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमें नौकरी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, हम उस नौकरी के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाए, मतलब हम कुसमायोजित हैं, ठीक। कुसमायोजित के कुछ तत्व हैं, ठीक है, कुछ कुसमायोजन के कुछ तत्व हैं, जैसे तनाव। अगर हम माना कि हम नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं, ठीक, और नौकरी की हम तैयारी लगातार कर रहे हैं, ठीक। और नीड क्या है, नौकरी प्राप्त करने के लिए नीड क्या है, वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब किताबी नॉलेज हमारे पास खूब होना चाहिए, सबसे पहला। दूसरा क्या है, टेक्नोलॉजी से हम जुड़े होने चाहिए। तो वातावरण क्या कह रहा है, टेक्नोलॉजी से, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई, टेक्नोलॉजी के साथ हम जुड़े होने चाहिए। मांग क्या है, वेल क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड, और साथ ही साथ वातावरण क्या कह रहा है कि काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ लड़का होना चाहिए, ठीक। लेकिन हम उसके अनुरूप अपने आप को नहीं डाल पाए तो हम नौकरी नहीं पाए, तो क्या होगा, हमारे अंदर क्या आएगा, तनाव आएगा, ठीक। मतलब वातावरण और मांग के अनुरूप अपने आप को हम जब ढाल नहीं पाते तो हमारे अंदर क्या आता है, तनाव आता है। ये कुसमायोजन का पहला तत्व है। दूसरा क्या है, द्वेष, चिंता, हैट्रेड एंड वरी। अगर व्यक्ति वातावरण और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाता है, ठीक। माना कि हम पढ़ाई कर रहे थे, ठीक, जब हमने पढ़ाई करना स्टार्ट किया तब टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा चलन नहीं था, ठीक, तब हमें किताबें ही सिर्फ पढ़नी थी। फिर क्या हुआ, परिस्थिति के अनुरूप, मतलब परिस्थिति क्या हुई, परिस्थिति में बदलाव आया, क्या हुआ, लोग कंप्यूटर चलाने लगे, मोबाइल चलाने लगे। कंप्यूटर और मोबाइल का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, वेल क्वालिफाइड होना चाहिए कंप्यूटर और मोबाइल के अनुरूप, ठीक। तो हम कंप्यूटर में मतलब कि वेल क्वालिफाइड नहीं हो पाए, किताबी नॉलेज हमारे पास है खूब, ठीक। तो क्या होगा, धीरे धीरे हम जो मतलब जो दौर चल रहा है, वक्त की जो मांग है कि टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा हुआ हो, जो कैंडिडेट हो वो वेल क्वालिफाइड तो होना ही चाहिए, किताबी नॉलेज में भी तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा होना चाहिए। तो हम अगर उसके अनुरूप अपने आप को नहीं डाल पा रहे हैं, मतलब अगर ये तकनीकी में अगर बदलाव आ रहा है, उसके अनुरूप अपने आप को हम नहीं डाल पा रहे हैं,
तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हमारे अंदर क्या आएगा, द्वेष और चिंता आएगी, ठीक है। अगर हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो हमारा सब कुछ बदल बदल जाएगा, ठीक है। तो उसमें द्वेष और चिंता जागृत हो जाती है, मतलब द्वेष और चिंता हमारे अंदर जागृत हो जाएगी। धीरे धीरे हम द्वेष और चिंता की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। फिर क्या होगा, दबाव आएगा। दबाव प्रतियोगिता के कारण आता है। माना कि हमें नौकरी चाहिए, ठीक। नौकरी में क्या है कि एक सीट निकल रही है, उस पे 1000, 2000, 3000 ऐसे लोग क्या करते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक। कैंडिडेट कितने होते, वैकेंसी कितनी है, एक है, और कैंडिडेट कितने हैं, 10,000, 5,000। तो परिस्थिति क्या कह रही है, हाई कंपटीशन, ठीक है। वातावरण क्या है, हाई कंपटीशन का चल रहा है, और हम अपने आप को उसके अनुरूप ढाल नहीं पाते हैं। तो धीरे धीरे हमारे बात आत्मसम्मान पर आने लगती है। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हमारे ऊपर दबाव आता है कि भाई कंपटीशन इतना ज़्यादा है और नौकरी हमें प्राप्त करना। अगर नौकरी नहीं प्राप्त करेंगे तो हमारे आत्मसम्मान पर आँच आएगी। तो कंपटीशन एक है और दूसरा क्या है, हमारा आत्मसम्मान। आत्मसम्मान की रक्षा और प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन को बीट करने के लिए हमारे अंदर क्या आएगा, दबाव आएगा, ठीक। ये भी एक कुसमायोजन का तत्व है, ठीक। फिर क्या है, कुंठा। किसी भी इच्छा में बाधा आने से उसकी उम्मीद खत्म हो जाना। जैसे कि हम माना तैयारी कर रहे थे, ठीक। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और उसकी मैक्सिमम एज क्या थी, 27 साल, ठीक। 27 साल मैक्सिमम एज थी। हम तैयारी करते करते 27 साल के हो गए, ठीक। तो क्या हुआ, इच्छा हमारी थी नौकरी प्राप्त करना, लेकिन उसमें बाधा क्या आ गई, मैं 27 साल के ऊपर हो गया, ठीक। तो हमारे अंदर क्या आएगा, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा आएगी, ठीक। फिर क्या है, द्वंद्व, कन्फ्लिक्ट। जब एक ही समय में दो शक्तियां जागृत हो जाती हैं तब व्यक्ति के अंदर द्वंद्व उत्पन्न होता है। क्या होता है, माना कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या बताया कि दो शक्तियां जागृत हो जाती हैं। माना कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, ठीक। यूपीएससी की मान लिया कि कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा था, ठीक। फिर क्या हुआ, यूपीएससी के ही इक्विवेलेंट क्या होता है, स्टेट पीसीएस, ठीक। तो उसने यूपीएससी का भी एग्जाम फॉर्म अप्लाई किया था और साथ ही साथ स्टेट पीसीएस का भी अप्लाई किया था। चलो यूपीएससी में नहीं होगा तो हम स्टेट पीसीएस का भी दे देंगे, उसमें क्या देने हो जाए। तो उसने दो एग्जाम तो अपने ऑप्शन के लिए भरे थे, लेकिन क्या हुआ, जब टाइम टेबल आया एग्जाम का तो उसमें क्या हुआ, एक ही डेट पे दोनों एग्जाम की डेट आ गई, ठीक। सेम डेट हो गई दोनों एग्जाम की। तब उसके अंदर क्या होगा, द्वंद्व आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि भाई यूपीएससी का एग्जाम देने जाए कि यूपी पीसीएस का एग्जाम देने जाए, यूपीएससी का देने जाए कि यूपी पीसीएस का देने जाए। क्योंकि भाई दोनों की पावर बराबर ही है, दोनों में लगभग मतलब अच्छी ख्यात मिलती है। अगर यूपी पीएससी कोई पास करता था भी उतना ही उसका फेम होता है, अगर यूपीएससी पास करता था भी लोग उतना ही उसको पहचानते हैं, उतना ही लोग जानते हैं, उतना ही सम्मान करते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा, दो समान चीजें हैं। यूपीएससी का भी एक ही दिन एग्जाम, स्टेट पीसीएस का भी एक ही दिन एग्जाम है। तो उसके अंदर क्या होगा, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि भाई किसको देने जाएं, किस एग्जाम को देने जाएं, किसको ना दें, किसको दें, किसको छोड़ें। इस चीज का उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, द्वंद्व पैदा होगा। फिर क्या है, सुरक्षा युक्तियां, ठीक है। क्या होगा, कुसमायोजन से बचने के लिए कुछ युक्तियां हैं, ठीक है। उनको आइए देखते हैं। ये ऐसी युक्तियां होती हैं जिसमें व्यक्ति विशेष परिस्थितियों में अपनी चिंता और कमियों से मुक्ति पाने के लिए एक अस्थायी कवच को साधन के रूप में उपयोग करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस जिसका अगर व्यक्ति, जो एक व्यक्ति है माना, ठीक है, जो तैयारी कर रहा था तो उसका जो मेन गोल था, ठीक है, उस गोल को अचीव न कर पाने पर एक सेकेंडरी गोल मतलब कि प्री प्लान जो होता है, प्लान बी, उस प्लान बी को अचीव करने का प्रयास करता है या अचीव कर लेता है। मतलब कि प्लान ए की फ्रस्ट्रेशन और चिंता को कम करने के लिए, मतलब प्लान ई नहीं अचीव कर पाया, ठीक है, तो उसकी चिंता और दुख को, उस मतलब की टेंशन को उसकी कम करने के लिए सेकेंडरी गोल जो है उसका वी प्लान जो है उसको वो अचीव कर लेता है, ठीक। माना कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, ठीक, और यूपी पीसीएस आपने पास कर लिया, ठीक। या फिर आप प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे थे, ठीक, सरकारी मास्टर बनने के लिए आप तैयारी कर रहे थे और आपका सरकारी मास्टर में नहीं हुआ, ठीक है। तो उसका दबाव, उसकी टेंशन, ठीक है, उसकी मतलब कि उसकी चिंता, उसका दबाव जो होगा ना, उसको कम करने के लिए आप क्या किए, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक। तो धीरे धीरे करके आपके अंदर यह आएगा, चलो ठीक, बेरोजगार से तो अच्छा ही है कि हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। मतलब आपके अंदर जो डर था, जो चिंता थी प्राइमरी मास्टर ना बन पाने की, जो दबाव था, उसको आपने किससे कम किया, प्राइवेट मास्टर बन के, ठीक। फिर समायोजन करने के लिए व्यक्ति जिन रक्षा युक्तियों का प्रयोग करता है, सहारा लेता है, वह दो प्रकार की होती है। एक प्रत्यक्ष विधि होती है, एक अप्रत्यक्ष विधि होती है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है, तनाव को कम करने के लिए प्रत्यक्ष उपाय वह हैं जिनमें व्यक्ति
चेतन रूप में अपनाता है, ठीक है। ऐसे मतलब जैसे कि तनाव को कम करने के लिए आदमी क्या करता है, चेतन मन में उन बातों को अपनाता है, ठीक है। जैसे कि आपने मतलब आप टीचर बन रहे थे, बनने के लिए तैयारी कर रहे थे, ठीक, और टीचर नहीं बन पाए, तो उसके बारे में आप हमेशा सोचते रहें, ठीक, कि काश टीचर अगर नहीं बन पाए हैं, तो उसके लिए अगर सेकेंडरी गोल कोई आप लगातार सोचते रहें, तो उसको क्या कहते हैं हम, प्रत्यक्ष विधि, ठीक। और प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, तनाव को कम करने के लिए प्रत्यक्ष उपाय वे हैं, ठीक है। अब प्रत्यक्ष उपाय वह हैं जिसमें व्यक्ति अवचेतन रूप से अपनाता है, ठीक है। क्या कहता है, इनडायरेक्ट मेथड वैसे हैं, तनाव को मतलब वो हैं, इनडायरेक्ट मेथड वे हैं जिसमें तनाव को कम करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, अप्रत्यक्ष उपाय, ठीक है, अवचेतन रूप से अपनाता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, आदमी ऐसे उपाय अपनाता है जो आदमी को मतलब कि आदमी समझ नहीं पाता, ठीक है, अंदर ही अंदर सोचता रहता है और उसके बारे में वो करने का प्रयास करता है, ठीक है। फिर क्या है, तर्क संगत, ठीक है। पहला क्या है इसका, कुछ जो अन्य तत्व है, ठीक है, उसमें क्या करता है, कुसमायोजन को मतलब कि कम करने के लिए कुसमायोजन के कुछ अन्य तत्व मतलब कि कुसमायोजन से बचने के लिए कुछ अन्य तत्व हैं। जैसे पहला तर्क संगत, रेशनलाइजेशन, इसमें व्यक्ति अपनी बात को सही ठहराने के लिए झूठे कारण और प्रतिक्रिया देता है। इसमें क्या करता है आदमी, अपनी बात को सही ठहराने के लिए, जैसे माना कि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, बोर्ड परीक्षा की आप तैयारी कर रहे थे, मान लिया चलो बोर्ड परीक्षा, ठीक है ना, हाई स्कूल में आप हैं और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, और क्या हुआ, आप बोर्ड में फेल हो गए, तब आप क्या करेंगे, परीक्षा फेल हुए आप, मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, लेकिन घर वालों ने जब पूछा कि आप क्या किए, मतलब कैसे फेल हो गए, तो आप क्या बताएं, जो टीचर थे मैथ वाले ना, वो हमको सही से पढ़ाते नहीं थे, वो समझाते नहीं थे, उनका पढ़ाया हुआ हमें समझ में नहीं आता था, इसलिए हम फेल हो गए, ठीक। इसमें क्या करते हैं हम, तर्क, ऐसा तर्क देते हैं जिसमें कि हम एकदम बाहर निकल जाए, एकदम साफ साफ, ठीक है, मतलब हमारे अंदर कोई भी कमी नहीं है, जो हमें इस कार्य के लिए प्रेरित कर रहा था, जो हमें सिखा रहा था, मतलब किसी दूसरे के ऊपर अपनी गलतियां थोप देना, ठीक है। फेल हम हुए, लेकिन गलती किसको दे दे, टीचर को, मतलब टीचर ने हमें सही पढ़ाया नहीं, इसलिए हम फेल हो गए। फिर दूसरा क्या है, दमन, इसमें व्यक्ति की कष्टदायक यादें, विचार या भावना स्वतः अवचेतन मन में चले जाते हैं, मतलब कि आप टीचर नहीं बन पाए, ठीक है, इसकी क्या थी, आपके अंदर चिंता थी, ठीक है, कष्टदायक याद की, भाई हम पढ़ाई कर रहे थे, बताओ कितना हमने पढ़ाई किया और हम टीचर नहीं बन पाए, ठीक। तो इन चीजों को, कष्टदायक यादों को क्या करता है, मतलब कि स्वतः ही अवचेतन मन में चली जाती है, स्वतः ही अवचेतन मन में चली जाती है, ठीक है। कष्टदायक यादें जो होती है स्वतः ही अवचेतन मन में चली जाती हैं। और फिर क्या है दूसरा, समन, इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति की कोई अच्छी इच्छा पूरी नहीं होती तो वह बलपूर्वक, मतलब कि कोई मतलब कि इच्छा पूरी नहीं हुई, माना टीचर नहीं बन पाया, जैसे कि क्या हुआ था, दमन में क्या हुआ था, स्वतः ही चली गई थी। और उसमें फिर दूसरे में क्या है, समन में, इसमें क्या होता है, सप्रेशन में व्यक्ति अपनी पुरानी यादों को, जैसे पढ़ाई के दिनों को, जैसे आपने खूब पढ़ाई करी, ठीक है, काफी पढ़ाई करी, फिर भी आपका टीचर में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक, टीचर आप नहीं बन पाए, तो उन यादों को आप बलपूर्वक, फोर्सफुली भुलाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। या फिर कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं जिससे कि इन बातों को आप, मतलब इन चीजों को भुलाने के लिए आप कई सारे तरीके अपनाते हैं। अगर आप तरीके अपनाकर इन बातों को भुलाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, समन, मतलब फोर्सफुली आपने इनको भुलाया, स्वतः ही नहीं बोले। और दमन में क्या होता है, आप पुरानी कष्टदायक बातों को स्वतः ही भूल जाते हैं दमन में, और समन में आप फोर्सफुली उनको भुलाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, क्षतपूर्ति, इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र की कमियां या आवश्यकताओं को दूसरे क्षेत्र से पूरी करता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, कम सुंदर व्यक्ति के द्वारा मेकअप करना, जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो दिखने में बहुत ही बदसूरत है, काला है एकदम, मतलब कि जैसे देखने में एकदम सही नहीं लग रहा, ठीक है, और वो मेकअप करके अपने आप को क्या कर लेता है, सुंदर कर लेता है, मतलब कि एक क्षेत्र की उसकी कमी क्या थी, कमी उसकी क्या थी, कि वो काला था, ठीक है, कम सुंदर था, बदसूरत था, लेकिन उसने मेकअप करके उसको पूरा कर लिया, ठीक। माना कि आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, माना कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या हुआ, आप मैथ में कमजोर हैं, ठीक है, तो मैथ में आप जैसे कि 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन आप करने की कैपेसिटी रखते हैं, आपको करना कितना है, 22, 21, 22 करना है। तो इस कमी को, मतलब मैथ की कमी को आप किसमें, जीएस रीजनिंग और इंग्लिश में पूरी कर लें, ठीक, मतलब एक क्षेत्र की कमी, मतलब मैथ की कमी को आप जीएस रीजनिंग और इंग्लिश में पूरी कर ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति, कंपेंसेशन।
फिर क्या है नंबर 5, आत्मीकरण। क्या है? तदात्मीकरण, आत्मीकरण या तदात्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन। इसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खुद को उसके अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। माना कि आपकी कक्षा में कोई अच्छा टीचर है, अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है, उसको क्या होता है, बार बार मॉनिटर बनाया जाता है, ठीक, लेकिन वो क्या करता है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, ठीक, वो रात भर जगता है। उसको देखकर अगर आप भी रात भर जगने लगे, ठीक, अच्छी पढ़ाई करने लगे, तो उसको क्या कहते हैं, आत्मीकरण, तदात्मीकरण। या सलमान खान की तेरे नाम मूवी देखकर बच्चे अपने बाल उसी तरह से बढ़ाने लगे और अपनी बॉडी बनाने लगे, ठीक, तो उसको क्या कहते हैं हम, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आत्मीकरण या तदात्मीकरण। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रतिस्थापन। जब व्यक्ति अपने संवेग, विचार और इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है, ठीक, तो वह किसी अन्य पर अपनी अभिव्यक्ति, ठीक है, करने का समायोजन स्थापित करता है, ठीक है, अभिव्यक्त करके समायोजन स्थापित करता है। जैसे घर में लड़ाई करने के बाद स्कूल में जाकर बच्चों के ऊपर गुस्सा उतारना। जैसे आपने पहले देखा ही होगा कि कुछ टीचर क्या होते थे, स्कूल आए और आते ही साथ बच्चों के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, तो हम लोग क्या कहते थे, घर से हमें लग रहा लड़ाई करके आए हैं टीचर, गुरुजी घर से लड़ाई करके आए इसलिए हमको मार रहे हैं, ठीक। क्या होता है, अपनी कमियां, जैसे कि आपने घर में मतलब आपकी लड़ाई हुई, तो आप मतलब टीचर क्या हुआ, अपनी वाइफ से लड़ाई नहीं कर पाया, ठीक है, वाइफ से लड़ाई ना कर पाने की गुस्सा आकर स्कूल में उतारना बच्चों के ऊपर, इसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक, माना दिन भर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक, और वहाँ डेली आपकी बॉस से मतलब बॉस की डांट आपके ऊपर पड़ती है, ठीक, बॉस आपको डेली डांटता है, ठीक, तो बॉस को तो आप कुछ कह नहीं सकते, आपकी हिम्मत ही नहीं कुछ कहने की, तो बॉस की डांट की जो गुस्सा होती है ना, उस गुस्सा को आकर अपने बच्चों के ऊपर और अपने घर के अन्य लोगों के ऊपर उतारना, इसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। फिर प्रतिगमन, रिग्रेशन। जब किसी व्यक्ति को कोई तनाव होता है तो वह उससे बचने के लिए भूतकाल में चला जाता है। जैसे गुस्सा आने पर बच्चों की तरह चिल्लाना, ठीक, माना कि किसी व्यक्ति को तनाव हुआ, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप आज मतलब पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, पढ़ाई करते करते आपको क्या हुआ, गुस्सा आ गया कि बताओ यार मैं पिछले कितने दिनों से लगातार पढ़ रहा था, ठीक है, और उन सारी बातों को याद करके आप चिल्लाना स्टार्ट करते, उसको क्या कहते हैं, प्रतिगमन, रिग्रेशन, ठीक। फिर क्या है नेक्स्ट, अंताक्षेपण। इसमें व्यक्ति वातावरण के गुणों को अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर ला, जैसे अपने प्रियजन को देखकर खुद दुखी हो जाना। जैसे क्या होता है, वातावरण की बातों को, वातावरण के गुणों को अपने व्यक्तित्व में समाहित कर लेता है। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है, ठीक है, जो क्या होता है, मतलब कि किसी को मतलब दुख होता है, ठीक है, वातावरण में क्या है, किसी को दुख हुआ, मतलब माना कि किसी को चोट लग गई, ठीक, किसी को चोट लग गई और वो रो रहा है, ठीक है, तो उसको देखकर कोई दूसरा व्यक्ति एकदम रोने जैसी शक्ल बना लेता है, रुआसा हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, अंताक्षेपण, इंट्रोजेक्शन, ठीक। उसमें क्या होता है, किसी दूसरे के गुणों को अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है। मतलब कि दुखी, मतलब चोट उसको लगी, ठीक है, चोट उसको लगी, रो वो रहा है और आप एकदम मतलब चोट आपके नहीं लगी फिर भी आप रोना स्टार्ट कर दें, तो उसको क्या कहते हैं, अंताक्षेपण, इंट्रोजेक्शन। फिर उदात्तीकरण, सब्लिमेशन। इसमें व्यक्ति अपनी अनैतिक इच्छाओं, प्रेरणाओं की संतुष्ट समाज के स्वीकृत उद्देश्यों के अनुसार करता है, ठीक है, माना कि कोई बच्चा क्या हुआ, बचपन में खूब लड़ाकू था, बहुत ज्यादा ही लड़ाकू था, मतलब जिससे देखो उससे लड़ाई करता था, तो ये क्या है, अनैतिक अनैतिक चीज है ना, समाज में ये अनैतिक चीज, इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा कि आप किसी से भी लड़ाई करें। और गुस्सैल लड़का है, वो अनैतिक कार्य मतलब क्या करता है, गुस्सैल लड़का है, वो तो चलो ठीक, गुस्सैल है, वो मार करने की उसकी एक मतलब उसकी एक आदत है, तो वो क्या हुई, जो मार करने की उसकी आदत है वो क्या है, अनैतिक है। लेकिन उस अपनी आदत को, अपनी उसकी प्रेरणा है भाई, लड़ाई करना उसकी एक प्रेरणा है, लेकिन वो क्या है, अनैतिक है। उसको क्या करे, कुछ समय बाद समाज में स्वीकृत उद्देश्य क्या है, लड़ाई करने की उसकी आदत है, तो लड़ाई करना समाज नहीं एक्सेप्ट करती, लेकिन दूसरा क्या, उसी की जगह पर अगर कोई पहलवानी करने लगे तो उसको समाज क्या एक्सेप्ट करती, कहते भाई पहलवान है, अच्छा कार्य कर रहा है, मतलब कि कुश्ती कर रहा है, देश के लिए कुछ कर रहा है। तो अपनी जो बचपन में लड़ाकूपन की जो आदत थी, रोज लड़ जाता था लड़कों से, बड़े होकर उसने अपने आप को किस में बदल लिया, पहलवानी में, पहलवान बन गया।
तो उसको क्या कहते हैं हम, उदात्तीकरण, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में ऐसा ही होता ही है, जो सब्लिमेशन का मेन प्रोसेस है कि डायरेक्ट ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना। तो मतलब कि बुरी अपनी क्रियाओं को सीधे अच्छी क्रियाओं में, मतलब सेम चीज को अच्छी क्रियाओं में, मतलब उसकी लड़ाई करने की आदत थी, मतलब जिससे देखो उससे लड़ जाता था, लेकिन लड़ाई करना समाज में अनैतिक कार्य है, और उस अनैतिक कार्य को क्या किया, पहलवानी में बदल दिया। और पहलवानी में जब बदला तो समाज ने पूरा एक्सेप्ट कर लिया उसको, क्या कहा, भाई ये तो अच्छा कार्य कर रहा है, अभी जीतेगा तो अब हमारे देश का नाम रोशन करेगा, हमारे गांव का नाम रोशन करेगा, हमारे जिले का नाम रोशन करेगा। तो इसको लोगों ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। सो आज के लिए इतना ही। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसी पे आपको सारे, मतलब जैसा लेक्चर हम ले रहे हैं सेम टू सेम पीडीएफ में इसी टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। सो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए इसको देखिए, लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीटेट में जितना कुछ पूछा जाएगा लगातार हम उसके लिए वीडियो हम डालते रहेंगे। 50-60 वीडियो कम से कम टॉपिक हैं सारे, उनको मैं इसमें डाल दूंगा, आप लोग इससे पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।